आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन है आइसोबारिक प्रोसेस का, वो करना चाहिए अपने को। आइसोबारिक कंडीशन, हाउ कैन वी अचीव आइसोबारिक कंडीशन, कैसे करेंगे? पिस्टन लगा के, हाँ। और ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या यहाँ ब्लॉक रख सकते हैं? एक रख लेते हैं, है ना। एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे गैस भरा हुआ है, तो इस गैस का इस समय प्रेशर कितना है? PATM प्लस mg/a, यस सुनो, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहा ही होगा कुछ ना कुछ, तो वो तो नीचे लग ही रहा होगा और mg का भी लग रहा है, और इस समय वॉल्यूम v है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या रहता है कि जो गैस का प्रेशर रहता है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है ना। ये आइसोबारिक प्रोसेस की क्या है, मेन कंडीशन है कि गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। चलो भाई, गैस का प्रेशर कितना इस समय कितना है? PATM प्लस mg/a, तो PATM प्लस mg/ ही रहना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, ये हो सकता है। यहाँ वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकते हो आप? ब्लॉक, ऐसी गलती मत कर देना, ब्लॉक जैसी हटा दिया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने ब्लॉक लगाया था ताकि आपको बता सकूं कि इसमें ब्लॉक हटा नहीं सकते आप। जैसे ही आपने ब्लॉक हटाया तो mg/a खत्म, mg/a खत्म, गैस का प्रेशर क्या PATM हो जाएगा? वो कर नहीं सकते आप। गैस का प्रेशर PATM प्लस mg/a रहना चाहिए और प्रोसेस चलना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। तो वॉल्यूम चेंज होने का तरीका क्या है? टेम्परेचर चेंज करो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? अंदर प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसको टेम्परेचर बढ़ाने को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक हीटिंग। तो आइसोबारिक हीटिंग में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन में क्या होगा? V2 बड़ा होगा V1 से, V2 बड़ा V1 से होगा तो डेल्टा V क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और डेल्टा V पॉजिटिव होगा तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। चलेगा? और अगर आपने आइसोकोरिक कूलिंग, आइसोबारिक कूलिंग कर दी तब क्या होगा? तो कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन आपको समझ में कैसे आएगा कि कंप्रेशन हो गया? हाँ, बाद वाला वॉल्यूम कम होगा पहले वाले से, तो उस समय वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हम आइसोबारिक हीटिंग और आइसोबारिक कूलिंग ही अचीव कर सकते हैं। और आइसोबारिक हीटिंग और आइसोबारिक कूलिंग जो है ना, वो बहुत स्लो मानते हैं। हीटिंग प्रोसेस हम बहुत धीमा मानते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही धीमे ऊपर चलेगा, इसलिए कैसा रहेगा? हमेशा रिवर्सिबल रहेगा। तो इसमें एक पॉइंट और बताने वाली थी कि आइसोबारिक प्रोसेस इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमेशा रिवर्सिबल रहेगा, क्योंकि आप इसका गैस का प्रेशर बदल नहीं सकते ना यार, तो आपको धीमे धीमे ही चलना है। और हीटिंग स्लो करोगे तो धीमे धीमे ऊपर जाएगा और धीमे धीमे नीचे आएगा, ये काम हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा कि जब आप वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको P एक्सटर्नल dV बताया था, ठीक है। ये प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल रहेगा। तो P एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा? P इंटरनल के। और P इंटरनल किसके बराबर है? P गैस के। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? P गैस dV हो जाएगा। और P गैस कैसा है? तो इंटीग्रेशन साइन से क्या आएगा? बाहर आएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, तो V1 से V2 जाएगा और क्या होगा? dV हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? वर्क डन का, वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस P गैस डेल्टा V V2 माइनस V1, ये बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार P गैस लिख रहा हूँ ताकि आप एक्सटर्नल प्रेशर ना लिख जाओ, है ना। गैस का प्रेशर लिखना, गैस का प्रेशर V2 माइनस V1। इस तरीके से आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहीं पे हम लोग एक डिस्कशन और कर लेते हैं, और वो है आइसोकोरिक प्रोसेस का।
तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसे आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तुम गैस का तो इस तरीके से हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे बनाओगे, रिजिड वॉल कंटेनर से बनाओगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगा, या सुनो, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हो फिर, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, बस प्रेशर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाने से कम हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने को बोलते हैं आइसोकोरिक हीटिंग, और टेम्परेचर घटाने को बोलते हैं आइसोकोरिक कूलिंग। क्या यहाँ वर्क डन होगा, क्यों नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है नहीं, और हम जो वर्क डन पढ़ते हैं पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क पढ़ते हैं, तो वो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी था, तो डीवी तो जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन जीरो। तो जब यहाँ यार वर्क ही नहीं होगा तो किस बात का रिवर्सफिल, किस बात का रिवर्सफिल, ये भी रिवर्सफिल है। हीटिंग कूलिंग कैसे कर रहे हो, स्लो हो रही है, तो ये भी रिवर्सल प्रोसेस है, तो ये भी रिवर्सल प्रोसेस हो जाएगा। क्या सुनो, वर्कडन तो हो ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, वर्कडन जब हो नहीं रहा तो क्या करोगे, वर्कडन कंपेयर करके कहाँ काम कहाँ ज़्यादा, समस्या ही नहीं है। तो ये तो दो बड़े अच्छे प्रोसेस होते हैं जहाँ कोई ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। रिवर्सल इन दोनों प्रोसेस में मेन जो खतरा है वो किस में है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, दो में ही है। या फिर कोई जनरल प्रोसेस दे दे, फिजिक्स में बहुत आता है, पॉलीप्रोटिक वगैरह ऐसे करके, पीविक पर लैम्डा इक्वल टू ऐसे कांस्टेंट करके दे देते हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं, है ना। तो उनका भी बात करते हैं, करेंगे, और आप इसको नोट करो, और हम लोग आते हैं अभी एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करेंगे, है ना। ओके, करो, लिखो। नाउ विल डिस्कस एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस का पहचान क्या है, जैसे आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करोगे तो Q की वैल्यू क्या आएगी, यही मेन पहचान है। हीट ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हीट के रिस्पेक्ट में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब ये आपको दो पार्ट में पढ़ना है, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, जो है वो दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। एक तो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और एक होगा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, है ना, उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ वाले पार्ट इस तरफ मैं लिख रहा हूँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और इधर हम लोग पढ़ेंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। दोनों को कंपेयर करते जाते हैं तो अपने आप ही जो है ना चीज़ें समझ में आएंगी। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, भाई दोनों एडियाबैटिक हैं, तो क्या यहाँ पे Q जीरो होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ Q जीरो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, दोनों में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक PV इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक इक्वेशन जो है ना इज वैलिड, ये वैलिड है, यहाँ पे ये लगती है PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां गामा एडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है, जो कि CP बाई CV के बराबर होता है। CP बाई CV कितना होता है, F प्लस 2 बाई F होता है डिग्री, और जहां F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये इक्वेशन यहाँ वैलिड है। और इधर अगर हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि काफ़ी फास्ट होते हैं, मैं रिवर्सिबल से पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है ना वो नॉट वैलिड है, आप यहाँ नहीं लगा सकते इसको, है ना। हाँ, लेकिन गामा इक्वल टू CP बाई CV इक्वल टू F प्लस 2 बाई F जो है ना इज वैलिड, ये तो वैलिड है। क्यों, ये तो रेशियो है यार, ये तो CP बाई CV, भाई ये तो आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या प्रॉब्लम है उसको रिवर्सल में, वो तो कोई समस्या है नहीं, वो तो वैलिड रहेगा। फिर आप ये कह सकते हो सर ये है क्या चीज़ जो वैलिड है, नहीं हो रही है, ये प्रोसेस इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन का फील है आपको, क्या होता है प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन जो होती है ना, जैसे एडियाबैटिक की जो प्रोसेस इक्वेशन है वो PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ये एक तरह से लोकस है कि इक्वेशन है भाई, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल की इक्वेशन है, तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप भी तो बताती है भाई। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे, तो जैसे जैसे एक्स वेरी करोगे वैसे वैसे वाई वेरी करने लगेगा ना,
वही तो ये बता रहा है, प्रोसेस इक्वेशन में यही बताया जा रहा है, प्रोसेस इक्वेशन में यही बताया जा रहा है क्या कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना, प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो यार प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन तो हम किस में पढ़ सकते हैं, केवल रिवर्सल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन, इसी प्रोसेस में हर एक स्टेज पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, डिफाइंड है। यहाँ तो डिफाइंड ही नहीं, यहाँ तो इनिशियल और फाइनल, बस दो जगह पता है। तो प्रोसेस इक्वेशन यहाँ पता तो नहीं चलता कि पिस्टन कैसे वेरी करवा दिया आपने। हाँ वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन कम होने का जो तरीका है वो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पता चलेगा, यहाँ बाकायदा ग्राफ आएगा, नीचे तक जाएगा, बताएगा तुमको कैसे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा वैसे प्रेशर का वेरिएशन आपको बता देगा। यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो इतना पता चलेगा कि हाँ वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे कम हुआ वो नहीं पता आपको, इसीलिए प्रोसेस इक्वेशन वैलिड नहीं है। ये समझ में आ गई सबको, है ना, कि प्रोसेस इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं, लेकिन ये वैलिड है। फिर क्या हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, FLT, बिल्कुल लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं FLT, कोई नहीं रोकेगा। क्यों, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है। तो फर्स्ट लॉ यहाँ वैलिड है, बिल्कुल वैलिड। डेल्टा E बराबर Q प्लस W अप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी डेल्टा E बराबर Q प्लस W अप्लाई कीजिए। यहाँ Q क्या है, 0, यहाँ भी Q क्या है, 0, पुट कर दीजिए। यहाँ पे आप पुट करिए, पुट Q इक्वल टू 0, यहाँ भी आप पुट कीजिए Q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा E क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा E क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। यस और नो, दोनों जगह वर्क डन। कितना अच्छा इक्वेशन बन गया। इंटरनल सीधे किसके बराबर आ रही है, वर्क डन से आ रही है। इंटरनल सीधे किसके बराबर आ रही है, वर्क डन के बराबर आ रही है। और आइडियल गैस के केस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का सीधा संबंध किससे है, टेम्परेचर से है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर घटेगा तो कम होगी। एक काम उल्टा बोलूं, इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी घट रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। आ रही बात समझ में। और गैस की इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा कैसे हो सकती है, गैस खुद काम करे या गैस पे काम करो। गैस खुद ही काम करेगी तो गैस की इंटरनल एनर्जी, गैस जब काम करेगी गैस की कम हो जाएगी एनर्जी। जो चीज काम करेगी तो कम ही करेगी अपनी एनर्जी को, और जिसके ऊपर आपने कंप्रेस कर दिया, आपका काम आ गया तो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां देखना अगर एक्सपेंशन हुआ, अगर यहां एक्सपेंशन हुआ, कौन सा एक्सपेंशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। एडियाबैटिक अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा होएगा, नेगेटिव होगा। दैट मीन्स डेल्टा E कैसा होएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा E नेगेटिव होगा भाई, तो डेल्टा T भी नेगेटिव होगा, और डेल्टा T नेगेटिव होगा तो T2 लेस देन T1 होगा। इसका मतलब दैट इज टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज्ड, यस और नो। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो, लग रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर गैस का कम हो जाता है, क्या होता है, कूलिंग हो जाती है ना, ठंडी हो जाती है गैस, क्योंकि गैस खुद ही काम करती है और ठंडी हो ही जाएगी। क्यों, जब गैस काम कर रही है तो गैस की एनर्जी कम हो रही है, बाहर से आप दे नहीं रहे हो, क्यों, 0 रखा हुआ है, बाहर से कोई सप्लाई आपकी बंद है, इंसुलेटेड कंटेनर में काम हो रहा है, हीट तो मिलने वाली नहीं है, काम गैस कर ही रही है, तो गैस तो ठंडी हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन आप यहां भी आ जाओ, अगर यहाँ पे आप यहाँ पर भी अगर हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं इस जगह पर, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भी तो W क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी डेल्टा E क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर भी डेल्टा T क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी T2 की वैल्यू लेस देन T1 हो जाएगी। आप क्या लिखोगे, दैट इज टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज। यहाँ पर भी टेम्परेचर कम होगा, ये बात अलग है कि टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, कम होने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन कम होगा ये गारंटी है ना। कम तो होगा, दोनों केस में कम होगा। अभी सब सिमिलरिटी चल रही है सारी, ठीक है। अब कोई कह सकता है सर अगर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करें तो सर, तो अगर आप एक्सपेंशन कर सकते हो तो आपको कंप्रेशन का भी अधिकार है। तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा E क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डेल्टा T क्या आएगा, पॉजिटिव, तो T2 क्या आएगा, T1 से बड़ा। इसका मतलब क्या लिखोगे, दैट इज टेम्परेचर ऑफ गैस क्या हो जाएगा, वो
वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब कंप्रेस करोगे मतलब आप काम कर दोगे गैस के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। डेल्टा ई क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, डेल्टा टी क्या आएगा, पॉजिटिव। T2 ग्रेटर क्या आएगा, T1। यहां भी क्या लिखोगे, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये तो एक को जनरल प्रॉपर्टीज मेन बातें जो है ना वो इसके बारे में हो गई हैं, जरा नोट करो फिर इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q0 रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कशन करने के बाद कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा। सिमिलरली एक्सपेंशन में गैस ठंडी हो जाएगी, कंप्रेशन में गैस गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये दोनों में होगा, अलग अलग मैग्नीट्यूड में होगा, लेकिन होगा जरूर। एक बात और समझनी है, डेल्टा इक्वल टू, अगर हम उससे चलते हैं, FLT से चलते हैं, है ना। तो अगर FLT से चलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चलेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ये रहेगा, है ना। डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे Q की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, 0, ये 0 है, तो डेल्टा ई बराबर क्या होगा, W। और डेल्टा ई तो हमने आपको कैलकुलेट करना सिखा रखा है, कितना होता है, बस इतना आसान है, NCV डेल्टा टी बराबर W। मतलब अगर कोई तुमसे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन पूछता है तो उसे क्या कैलकुलेट करके दोगे, डेल्टा ही कैलकुलेट करके देना, W मत देना, डेल्टा ही देना, डेल्टा ही W है। बात क्लियर हो रही है ना। तो डेल्टा ही, और डेल्टा ही को तो मैं बहुत पहले से आपको समझाता चल रहा हूँ, है ना, अच्छे से। तो डेल्टा ही कैलकुलेट करके दे दो, वही W हो जाएगा उसका, है ना। ज्यादा कुछ है तो ऐसे रिवर्सल लिख दो, क्योंकि ये रिवर्सल वाला प्रोसेस है। सिमिलरली यहां पर भी क्या लगा सकते हो, यहां पर भी FLT लगा सकते हो। तो डेल्टा ई बराबर यहां पर भी क्या आएगा, Q प्लस डब्ल्यू। Q तो यहां पर भी 0 है, तो डेल्टा ई यहां पर भी किसके बराबर है, W। तो क्या डेल्टा ई यहां पर ये वैलिड नहीं है क्या, बिल्कुल वैलिड है, ये W इरिवर्सिबल हो जाएगा। इतना सिंपल सा इक्वेशन है किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। वर्क डन निकालना, इंटरनली निकाल दो, ठीक है। CV क्या होता है, CV की वैल्यू या तो आप लिखोगे क्या, F/2R, है ना। एक तो फॉर्मूला ये है कि आप CV की जगह आप पुट करो F/2R डेल्टा टी, W रिवर्स लिख, तो ये इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट जा सकते हो। या कभी कभी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो मोस्टली गामा की वैल्यू आती है, और गामा याद है आपको, F याद है कितना होता है, गामा कितना होता है, गामा के फॉर्म में कितना आया था, हाँ, CV कितना आया था, CV की वैल्यू गामा के फॉर्म में कितनी आई थी, यस, R/γ-1, वो आप यहां पुट कर दो, तो आपको ऐसे मिलेगा NR डेल्टा टी अपॉन γ-1 इक्वल टू W रिवर्सिबल। इसका बाकायदा आपको डेरिवेशन भी फिजिक्स में कराएंगे, मैं नहीं कराता हूँ, फिजिक्स में कराएगा, यही आएगा NR डेल्टा टी अपॉन γ-1। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है। वर्क डन को नेगेटिव और पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी डेल्टा टी की है, वो मैंने अभी आपको बताया था। एक्सपेंशन के समय डेल्टा टी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ये अपने आप नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। कंप्रेशन के समय डेल्टा डी पॉजिटिव आएगा, वर्क डन अपने आप पॉजिटिव आएगा। साइन की यहाँ चिंता, आप माइनस नहीं लगाते, साइन अपने आप आता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसकी जगह पर समटाइम्स क्या लिखा, NR जो है ना, ये जो लिखा हुआ है NR T2 - T1 लिखा जाता है ऐसे करके, NR T2 - T1 अपॉन γ-1 इक्वल टू W रिवर्सिबल लिखा जाता है, ठीक है। तो ये लिखा जाता है NR T2 - NR T1 अपॉन γ-1 इक्वल टू W रिवर्सिबल लिखा जाता है। समटाइम स्टूडेंट पीपल लाइक दिस P2V2 माइनस P1V1 अपॉन γ-1 इक्वल टू W रिवर्सिबल। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ये जो मैंने बताया ना ये बेस्ट है,
सीधा सीधा, इससे सबसे बेस्ट आता है, फटाफट बनता है, विद इन टाइम और स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन बनता है। जैसे आप एनसीवी डेल्टा, आपको वर्क डन निकालना, आप एनसीवी डेल्टा टी लगाओ, वर्क डन आ जाएगा, है ना, सारा काम इससे चलेगा। अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इस वाले पे प्रोसेस पे काम करते हैं, है ना, इस वाले प्रोसेस पे अगर काम करें यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, एनसीवी, सीवी यहाँ पर भी क्या लिखा जा सकता है, आर अपॉन गामा -1, और क्या लिख सकते हो, T2 माइनस T1 लिख सकते हो। अब जो W इरिवर्सिबल है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, याद है फॉर्मूला, वो इसके बराबर होता है। एक इक्वेशन ये काम की है यहाँ पे काम करने की, इससे काम चलता है, या तो इससे काम आएगा या इससे चलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वी कैन पुट B2 लाइक NR T2 by P2 and V1 like NR T1 by P1, we can put here. So what about N, the formula become N into R upon gamma -1 T2 minus T1 minus P external NR T2 by P2 माइनस NR T1 by P1। चांस की बात है कि यहाँ से NR कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ भी एक NR आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये बचेगा 1 अपॉन गामा -1 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल T2 by P2 माइनस T1 by P1। ये जो इक्वेशन है न्यूमेरिकल्स में हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की क्षमता रखती है। ये जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना 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 ज़्यादा अच्छा इक्वेशन है कि आप इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक का क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल अगर है मैथमेटिकल पार्ट वाला, तो पहले आप ये इक्वेशन लिख लो, गारंटी इसी से आंसर आएगा। मैं इतना चैलेंज कर रहा हूँ आपको, पहले आप लिख लो, बाद में क्वेश्चन आप बस आप इतना कंफर्म करो, अच्छा इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक, पहले आप ये लिख लो, फिर आप आगे बढ़ो, है ना, या आप इनको इससे थोड़ी इसको लिख लो, या तो फिर उसके बाद चेंज कर लेना। ये और ये दो इक्वेशन जो है ना, ये आपको आंसर तक पहुंचा देती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको T1 T2 पता हो। अगर आपको T1 T2 पता चल गया तो आप इर्रिवर्सिबल, मतलब एडियाबैटिक में आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो, कुछ भी जो भी पूछा जाएगा सब कैलकुलेट होगा अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस में T1 T2 लिखो, क्योंकि आपको डेल्टा T मिलते ही आपका काम सारा होने लगता है। Q 0 होता है, डेल्टा E आ जाता है, W आ जाता है, फिर चाहे एंट्रोपी निकलवाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब यहाँ से आएगा, आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से आपको बेसिकली इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से यहाँ से भी आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, T2 फाइंड आउट करना होता है, और यहाँ से भी आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, T2 फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये तो मैंने इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक में समझा ही दिया कि आपको जो है ना इर्रिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा, ये बेसिकली जो इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ये चल रहा है, तो इस प्रोसेस में जो T2 निकालने का तरीका है, वर्क डन निकालने का तरीका है, डेल्टा E निकालने का तरीका है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कैसे काम करोगे अगर आपको टेम्परेचर निकालना हो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, है ना। तो मुझे इसी तरफ लिखना है, तो ये जगह चाहिए, आप नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो नाउ बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में T2 कैसे निकालते हैं। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही है ना, इर्रिवर्सिबल ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही है ना। तो इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में T2 कैसे निकालते हैं वो इनमें से आ जाएगा। T1 आपको पता रहेगा, है ना, T1 मोस्टली आपको मालूम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, बताओ। वैलिड है, ठीक है। और अगर हम आइडियल गैस की बात करें, अब यहां से हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के केस में क्या होगा, P की जगह हम लिख सकते हैं nRT by V लिख सकते हैं। तो ये उठा के यहां रख दो इस P की जगह पे, तो जाएगा nRT by V टाइम्स ऑफ V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे N और R भी क्या है, कॉन्स्टेंट है या नहीं है, बोलो, है कि नहीं कॉन्स्टेंट।
तो एनआर को उधर भेज दो, नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये एक नया रिजल्ट बन जाता है टी के और इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक नया रिजल्ट बन के आ जाता है। किससे बन के आया? इसी से बन के आया। लेकिन उसको बनाने के लिए आपने कौन सी इक्वेशन यूज की है? तो ये वाली इक्वेशन किस पे वैलिड है? आइडियल गैस पे ही वैलिड है। तो इसको अगर आप देखो ध्यान से तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। ये वो इक्वेशन है जिससे आप क्या निकालते हो? T2 निकालते हो। कोशिश यही करना, जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस आए T1 T2 जानने की कोशिश करना, और T1 T2 की कैलकुलेशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इस इक्वेशन से होगी। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कुछ भी होगा वो इसी से 1 2 3 बस वो है एक ही फॉर्मेट। आप NCV डेल्टा डी को ये लिख दोगे, PX ये हो जाएगा, इसको चेंज कर लेना, ये हो जाए जैसा डेटा दिया हो। मान लो वॉल्यूम का डेटा दे ही रखा है कि 10 लीटर से 1 लीटर से 10 लीटर हो गया, तो V1 V2 पता है तो फिर यही ले लो। वॉल्यूम का डेटा नहीं देखा, टेम्परेचर और प्रेशर का डेटा दिया है तो फिर ये वाली इक्वेशन से काम कर लेना। यस और नो? क्लियर हो गया? तो T2 इस तरीके से आएगा। समटाइम स्टूडेंट सेज कि सर जब डेल्टा ई बराबर W आ रहा है, NCV डेल्टा टी इक्वल टू W यहाँ पर भी है, NCV डेल्टा टी इक्वल टू W यहाँ पर भी है, रिवर्सल में भी है, रिवर्सल में भी है, तो क्या दोनों का सेम रिजल्ट आता है? क्या सेम रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट देखने में सेम लग रहा है। डेल्टा ई इक्वल टू W यहाँ पर भी है और डेल्टा ई इक्वल टू W यहाँ पर भी है, लेकिन ये दोनों बातें इतनी सिंपल नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। क्या नहीं है? क्योंकि वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आती है। रिवर्सल वर्क डन और इरिवर्सल वर्क डन हमेशा इक्वल नहीं होगा। इसलिए ये जो डेल्टा ई की जो वैल्यूज हैं, मतलब NCV डेल्टा टी है, वो सेम नहीं आता है। और टेम्परेचर के बारे में भी आप एक बात याद रख सकते हो, यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना के अलग से लिख देना कि कोई भी प्रोसेस बना रहे, T2 इरिवर्सिबल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा T2 रिवर्सिबल से ज्यादा आती है। ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। T2 इरिवर्सिबल जो होता है, T2 बाद वाला, इरिवर्सिबल का हमेशा रिवर्सिबल से ज्यादा आएगा। कैन यू फील इट? है ना? कर सकते हैं फील इस बात को? बोलो। वर्क डन कौन सा ज्यादा होता है एक्सपेंशन में? हाँ, एक्सपेंशन के समय, है ना, एक्सपेंशन के समय कौन सा वर्क डन ज्यादा होता है? हाँ, एक्सपेंशन के समय अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन के समय रिवर्सिबल वर्क डन के जो मैग्नीट्यूड होता है वो इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है। तो गैस कहाँ पे ज्यादा काम करेगी? रिवर्सिबल ज्यादा काम करेगी इस वाले केस में। तो गैस ठंडी ज्यादा कौन सी होगी? रिवर्सिबल। तो गैस गर्म कौन सी ज्यादा होगी? तो बाद वाला टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? तो है तो भैया मान लो ये भी 500 केल्विन पे, ये भी 500 केल्विन पे, इसने ज्यादा काम किया, इसका टेम्परेचर नीचे जाएगा, ज्यादा ड्रॉप होगा। इसका हो सकता है 100 केल्विन हो जाए, इसका हो सकता है 300 पे रुक जाए, काम कम कर रही है ना। तो बाद वाला दोनों तो भाई शुरुआत आपके हाथ में है। 500 केल्विन दोनों कंटेनर में मेंटेन करना, रिवर्सिबल के कंटेनर में, इरिवर्सिबल के कंटेनर में, दोनों में 500 केल्विन मेंटेन करना आपके हाथ में है। लेकिन जब एक धीमे धीमे एक्सपेंड कर रहा है, एक फटाक से एक्सपेंड कर गया, उसके बाद आपके हाथ में नहीं है। फिर बाद वाला टेम्परेचर किस में कम आएगा? रिवर्सिबल में कम आएगा, इरिवर्सिबल में ज्यादा आएगा। ये आ गया। अब आप एक बार कंप्रेस करके देख लो। तो कंप्रेशन के केस में क्या होता है? हाँ, कंप्रेशन के केस में W इरिवर्सिबल जो होता है उसका मैग्नीट्यूड W रिवर्सिबल से ज्यादा होता है। तो आप कंप्रेस कर रहे हैं, एक में धीमे धीमे कंप्रेस कर रहे हैं, एक में आपने सडनली कंप्रेस किया। कौन सा ज्यादा कंप्रेस होगा? कंप्रेशन वर्क किसके ऊपर ज्यादा हुआ? इरिवर्सिबल के ऊपर। तो जिस गैस के ऊपर ज्यादा काम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। भाई कंप्रेशन में तो क्या होगा? गैस हीट होगी ना। तो जिसके ऊपर ज्यादा काम करो वो ज्यादा हीट होगी।
तो ज़्यादा काम किसके ऊपर कर रहे हो, इरिवर्सिबल में, तो उसका टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा हीट होगी तो T2 किसका ज़्यादा आएगा, वो ज़्यादा आ रहा है भाई। मान लो शुरुआत में 100 केल्विन था दोनों का, ये तो आपके हाथ में था, फिर आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद ज़्यादा टेम्परेचर राइज किसका होगा, इरिवर्सिबल का ज़्यादा होगा। इसलिए वो जो डेल्टा टी की वैल्यू है ना, एनसीवी डेल्टा, देखने में लग रहा है एनसीवी डेल्टा टी इक्वल टू डब्ल्यू, एनसीवी डेल्टा टी इक्वल टू डब्ल्यू, वो देखने में सेम लग रहा है, एक्चुअली सेम नहीं है। कौन चीज डिफरेंट आएगी, डेल्टा टी। और डेल्टा टी को डिफरेंट करने वाला है कौन, T2। T1 तो आपके हाथ में है, T1 तो आप सेम भी रख सकते हो, है ना। T2 क्या करेगा, T2 अलग होके क्या कर लेगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या कर लेगा, डिफरेंट कर लेगा, वो अपने आप आ जाएगी। पूरा बन पा रहा है, कैसे चलेगा, क्या होगा, किस, पूरा फील आ गया सारा कुछ, है ना। अब इस पे एक एक न्यूमेरिकल हम लोग दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आप इसको नोट करो, इसको जो भी नोट करने वाला है न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इस पे एक फटाक से। देखो, तो सबसे पहला काम क्या देखोगे कि कौन सा प्रोसेस है, तो प्रोसेस कौन सा है क्वेश्चन में, हाँ ये लिखा हुआ है एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। तो जैसे ही रिवर्सिबली एडियाबैटिकली आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में फटाफट क्या आ जाना चाहिए, वो पॉइंट्स आ जाने चाहिए, है ना। क्या कि पी वी इक्वल टू गामा कांस्टेंट वैलिड है, ठीक है ना, और ये इसी तरीके से ये वैलिड है, T2 निकालना है, T1 पता है ना, और मुझे क्या पता है, फाइंड द मोलर एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ क्या पता करना है, क्वेश्चन में क्या पता करना है, डेल्टा एच पता करना है। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, लगा सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी, वैलिड है और नॉट वैलिड, वैलिड है, आइडियल गैस लिखा हुआ है, और मुझे इससे मतलब नहीं है कि प्रोसेस कौन सा है, ये तो स्टेट फंक्शन है, सब जगह लगाओ, बिंदास लगाओ, भले ही एक्सपेंशन हो रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या चाहिए इसमें, डेल्टा एच इक्वल टू सी पी, तो पता चल ही जाएगा ना, है ना, सी पी तो पता, सी वी दिया, सी पी पता चल ही जाएगा, तो T2 माइनस क्या हो जाएगा, T1, तो T1 आपको पता है, T2 चाहिए, और T2 किस फॉर्मूले से आएगा, यस इस फॉर्मूले से आएगा, लगा दो। इसके लेकिन क्या चाहिए होगा, गामा, गामा क्या होता है, CP बाई CV, तो तुमको CV पता है 5/2R, तो CP क्या हो जाएगा, हाँ CP क्या होता है, CP क्या होता है, CP होता है ये CV प्लस R होता है ना, ये हो जाएगा, CP माइनस CV कितना होता है, R होता है, ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो CV की वैल्यू कितनी है, 5/2R प्लस R डिवाइड बाई क्या लिखोगे, 5/2R, ऊपर क्या हो रहा है 7/2R, तो गामा की वैल्यू क्या हो रही है, 7/5 आ रही नहीं आ रही है, यहां से देखो ध्यान से, आ रहा है। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हटा दूं मैं इधर से, है ना, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, कौन सा, T2/T1, तो T2/T1 इक्वल टू क्या आएगा, V1/V2 की पावर गामा माइनस 1, T2 कितना है पता करना है, T1 कितना है, डिग्री सेल्सियस है लेकिन वो, हाँ प्लस 273 और कर लो, कितना होगा, 600 हो गया, 600 केल्विन हो गया। V1 कितना था, V के बराबर नहीं, 1 लीटर 1 लीटर है, और ये कितना था V2 32 लीटर, गामा कितना था -1, ठीक। फिर क्या लिखोगे, T2/600 इक्वल टू 1/32, ये कितना हो जाएगा 2/5। इसको पता कैसे सॉल्व करोगे, इसको 2 की पावर 5 कर लेना, ठीक है। तो T2 की अपॉन 600 क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो 1/2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो ये क्या होगा, 5 से 5 खत्म, कितना आ रहा है 1/2 की पावर 2, कितना 1/4, 4 से कैंसिल हो रहा है, कितना हो रहा है 150 आ रहा है। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 150 केल्विन, आ गई बात समझ में, T2 150 आ गया, पहले से ज़्यादा है कम आया, पहले कितना था 600, अब कितना आया, कम क्यों आया, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, तो गैस ठंडी होनी चाहिए, वहाँ से भी समझ में आ रहा है, ठीक है आंसर हमारा। अब हमें क्या निकालना है भाई,
डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तो एन को कितना रखना था, एन को एन रहने दें, नहीं एन है, कहीं लिखा हुआ है, मोलर लिखा तो है, मोलर इंथैल्पी, तो 1 मोल का निकालना है। सी पी कितना हो जाएगा 7/2 आर, ये लिखा है सी पी की वैल्यू। सी बी प्लस आर कितना हो जाएगा 5/2 आर प्लस आर, 7/2 आर, यस सुनो हाँ। और T2 कितना, ये T2 माइनस T1 करोगे तो 7/2 आर टाइम्स ऑफ T2 कितना 150 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 600 केल्विन। तो 6 में माइनस करो कितना हो जाएगा -450 हो जाएगा। तो 7/2 आर इंटू 450 केल्विन, ये डिवाइड कर दो 2 से, है ना, तो तुम्हारा ये वैल्यू जो आ जाएगा कितना -1575 आर, ये बैठ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से काम करना है, बिल्कुल सिंपल, बहुत मैंने कहा ना, अगर तुम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना दो तो मुझे नहीं पता, वरना मैंने आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाया, बहुत इजी तरीके से चीज़ों को बताया। और आप इजी तरीके से सोचोगे तो आप हमेशा आंसर तक पहुँचो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। बस ये है कि हाँ डिफरेंट तरीके के लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मुलेशन अलग अलग होते हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, थोड़ा ट्रिकी अलग ट्रिक समझ में आती हैं, सब चीज़ों का अलग अलग मेथड है, तो प्रैक्टिस का अपना बेनिफिट है उस तरीके से ना। तो आप करो इसके बाद आगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और थर्मोडायनेमिक्स फॉर लिक्विड एंड सॉलिड पे काम करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं यहाँ लेक्चर ख़त्म करता हूँ।